थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर्ड होगा, लेकिन लेट्स ट्राई टू रिविजिट इट कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के इन्फिनिट हार्मोनिक्स हो सकते हैं, जिनकी इन्फिनिट फ्रिक्वेंसी हो सकती है, लेकिन किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के हार्मोनिक्स सिर्फ कैपिटल एन हो सकते हैं। ठीक हो गया? मैम दोनों हो सकते हैं ना, एन भी हो सकते हैं और n-1 भी हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दोनों में डिफरेंस है। ये इस कॉन्सेप्ट को आप समझो। कैपिटल एन का मतलब ये है कि इसमें मैंने फर्स्ट हार्मोनिक को इंक्लूड किया है, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक को निकाल के कहूँ कि अच्छा जी उसके अलावा कितने हार्मोनिक, यानी कि सेकंड हार्मोनिक्स और ऑनवर्ड्स कितने जाएंगे, तो फिर यहाँ पर तो हम टू से लेकर एन तक गए ना, तो टोटल हार्मोनिक्स जी हमारे जी, पास n-1 बने। ओके, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है मैम। ये बात आपने जरूर ध्यान में रखने के दोनों नहीं हो सकते। अगर फर्स्ट हार्मोनिक को इंक्लूड करें तो n हार्मोनिक्स बनेंगे, और अगर फर्स्ट को एक्सक्लूड करें यानी कि सेकंड से ऑनवर्ड शुरू करें तो टोटल n-1 बनेंगे। ठीक है, यानी ठीक है k की मैम। वैल्यू हम 1 से लेकर कैपिटल N तक रखेंगे। अच्छा जी, एक तो हमारे पास हो गई ये वाली चीज। उसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि कॉस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हमारे पास, अगर दो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू सम फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा 1 + 2 पाई के बराबर है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों सिग्नल्स, यानी कि ऐसा सिग्नल जो कि जिसमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है और एक दूसरा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 हो, दोनों सिग्नल अपेरेंटली एक जैसे होंगे। तो हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन की बेस पर ये कहा था कि हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की जो फंडामेंटल रेंज है दैट इज गिवन बाय दिस वैल्यू। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रेंज भी कहते हैं इसको। आप प्लीज पहले आगे कंप्लीट कर लो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रेंज या प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज 0 से लेकर 2 पाई तक होती है। ठीक है, अब हम वो बेसिकली कहीं से भी शुरू करके कहीं तक भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनका उसका जो डिफरेंस है वो 2 पाई होना चाहिए। मसलन हम इसको 2 पाई से 4 पाई तक भी कर सकते हैं, हम इसको 10 पाई से 12 पाई तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ 2 पाई के डिफरेंस के हमें कोई भी एक पर्टिकुलर चंक उठाना है और उसी चंक में रहते हुए सिग्नल्स एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल रहेंगे। अच्छा, अब हम जब ये बात करते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल रेंज है वो 0 से लेकर 2 पाई तक होगी, या फिर वो कोई भी 2 पाई का एक चंक होगा, तो फिर हमें एक ये देखना चाहिए कि हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल रेंज कौन सी है। फेवरेबल रेंज का मतलब है कि जिसमें हमारे लिए काम करना आसान हो। अच्छा, अब उसके लिए इस तरह से अगर किया जाता है, या आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो कि आप सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को लेट्स सपोज के आप 0 अज्यूम करो। उसके ऊपर जो आपका सिग्नल बनेगा एक कोसाइन सिग्नल, वो बनेगा cos 0n विच विल ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद आप ओमेगा को इंक्रीज करो, मसलन आप 0.1 पाई अगर इंक्रीज करो, तो उसके लिए हमारे पास जो सिग्नल बनेगा वो -0.1 पाई n बनेगा। ठीक है, अब हम ये फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज करते जाएं और हम पहुंचे यहाँ पे पाई तक, और उसके बाद हम मजीद इंक्रीज करें और हम यहाँ पे पहुंचे 2 पाई तक। ठीक हो गया, और से कॉरेस्पॉन्डिंग आप सिग्नल्स को प्लॉट करते जाओ। ठीक है, अच्छा, आपको देख के पता ये चलेगा कि जिस वक्त आप 0 से लेके पाई तक फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको साइन सिग्नल्स प्लॉट करोगे, तो आपको अंदाजा होगा कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बेसिकली इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो cos 0n के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल बनेगा वो आपको इस तरह का, क्योंकि ये हमेशा 1 इसकी वैल्यू रहेगी cos 0n की, तो आपके पास हमेशा इस तरह का एक सिग्नल बनेगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 पे कांस्टेंट है। जब हम इसकी वैल्यू 0.1 पाई n करेंगे, द बेट्स अपॉन इट्स पीरियड कैपिटल N, आपको कोई इस तरह का पीरियोडिक सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने रफली बनाया है, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली सिग्नल किस तरह का बनेगा। अच्छा, अब अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी मजीद इंक्रीज करो तो आपको पता चलेगा कि सिग्नल थोड़ा सा, अब इसका जो इन्वेलप है ना वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब
cos 2πn को करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू इस फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में थोड़ी सी इसकी फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाएगी और ये फ्रीक्वेंसी तेज होती जाएगी यहाँ तक कि हम cos πn को प्लॉट करें। cos πn पे हमें सिग्नल जो मिलता है ना वो इस तरह का मिलता है, ठीक है। और अगर आप इसका इन्वेलप प्लॉट करो तो ये इन्वेलप जो है वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये फास्टेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। और जिस वक्त हम फ्रीक्वेंसी को पाई से बियॉन्ड इंक्रीज करेंगे तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वापस जो है वो ज़्यादा होती जाएगी और इवेंचुअली मतलब यहाँ पर हम जब 0 से लेकर पाई तक आए तो सिग्नल बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी तेज़ होती जा रही है और पाई से जिस वक्त आप 2 पाई पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सिग्नल वापस इस तरह का सिग्नल हमें मिलेगा, यानी कि 0 के ऊपर और 2 पाई के ऊपर सिग्नल जो है वो सेम मिलता है हमें, ठीक है। इसके कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है। मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी मैम क्या हम कह सकते हैं कि 0 से पाई के दरमियान जो है वो सिग्नल कंप्रेस होता है और पाई के बाद 2 पाई तक जो है वो सिग्नल जो है वो एक्सपेंड होने लग जाता है दोबारा से? टाइम डोमेन हम ये कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ना एक्सपेंशन की या कंप्रेशन की टर्म वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो हमें एक बेहतर टर्म ये है कि हम फ्रीक्वेंसी की टर्म यूज करें, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन और एक्सपेंशन अपेरेंटली आपका जुमला अंग्रेजी के हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सिग्नल प्रोसेसिंग की टर्म में बात करेंगे तो शायद टेक्निकली चूंकि कंप्रेशन एक्सपेंशन का कुछ और मतलब है तो वो यहाँ पे फिट ना बैठे। लेकिन अगर एक सिंपल इंग्लिश के टर्म्स में हम कहें तो यस आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग में नहीं। तो हम ये जरूर बता कह सकते कि सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जब आप 0 से लेकर पाई तक आओगे तो फ्रिक्वेंसी बेसिकली इंक्रीज होती जा रही है और अगर जब हम पाई से 2 पाई तक जाएंगे तो इस फ्रिक्वेंसी वापस जो है वो कम होती जाएगी यहाँ तक कि 2 पाई पे हमें एग्जैक्टली वही सिग्नल मिलेगा जो कि 0 पे मिला था और विच इज मोर और लेस लाइक अ डीसी सिग्नल। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं 0 से बियॉन्ड जाऊँ मतलब नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज में प्लॉट करूँ तो मुझे पता ये चलेगा कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेट सपोज के इसको देखूँ तो सिचुएशन ये होती है कि अगर मैं 0 से लेके पाई तक जाऊँ तो फ्रिक्वेंसी इसकी इंक्रीज होगी, पाई से बियॉन्ड 2 पाई तक इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से 0 से लेकर माइनस पाई तक जाऊं तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी और माइनस पाई से जिस वक्त मैं -2 पाई पे जाऊंगी तो फ्रिक्वेंसी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे लिए एक नेचुरल प्रिंसिपल रेंज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमें अपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में पता है कि हम जब एक इस तरह का सिग्नल प्लॉट करते हैं तो जब हम जिसके कहते हैं डाउन द एक्स एक्सिस जिस वक्त जा रहे होते हैं हमें पता होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, विच इज वेरी नेचुरल कि एक्स एक्सिस में जब हम बेशक यहाँ पे टाइम प्लॉट करें बेशक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करें तो हमें ये अंदाजा होता है कि जैसे जैसे हम ओमेगा इज इक्वल टू 0 से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में भी हम उसी नेचुरल फिनोमिना को मेंटेन रखते हुए ये चाहेंगे कि जैसे जैसे हम 0 से मूव करते हुए अपनी हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएं तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली इंक्रीज हो रही हो। 0 से लेकर 2 पर तक एक बहुत अननेचुरल फिनोमिना है। वाई कि हमें यहाँ पर एक अजीब सा ट्रेंड मिलता है कि जिसमें 0 से लेकर पाई तक तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है लेकिन पाई से लेकर 2 पाई तक फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। तो इस अननेचुरल फिनोमिना की वजह से हम अपनी जो प्रिंसिपल रेंज है वो ये रखते हैं। जी एक्चुअली तो हम 0 से 90 तक जो है ना वो हमारे साथ इस रेंज में वो इंक्रीज होता है सिग्नल, और जब 90 से 180 पे आता है तो डिक्रीज होते हैं, तब जो है ना फिर 180 से 270 पे जाता है। तो इस तरह जब वो करते हैं तो मतलब डिक्रीज और इंक्रीज आता है, जिस तरह साइकिलिंग होती है। तो साइकिलिंग में जी आप रोटेटिंग फेजर के लिहाज से बता रहे हो? यस मैम। अच्छा जी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ फिनोमेना जिसके थ्रू हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो एक मतलब इस सारी कहानी का जो मकसद था बताने का वो ये था कि वैसे तो हमारी प्रिंसिपल रेंज कहीं से भी शुरू करके हम कहीं तक भी खत्म कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि उन दोनों लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 पाई का रहे, लेकिन जो प्रेफरेबल रेंज है वो -पाई से पाई है।
इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम पाई की तरफ जाएं या नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज में जैसे जैसे हम माइनस पाई की तरफ जाएं तो हमारा सिग्नल अपेरेंटली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ फ्लक्चुएट करता है। तो ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है और इसलिए हम इस प्रिंसिपल रेंज को प्रेफर करते हैं। मैम अब आगे से फ्रॉम नाउ ऑन हम लोग माइनस पाई से पाई का कहेंगे या 0 से माइनस 2 पाई से पाई तक, बल्कि ठीक हाँ जी माइनस पाई से पाई तक। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक छोटी सी चीज़ ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सिग्नल है cos 2 पाई बाय 10। तो क्या आप इसके, अच्छा इसमें हार्मोनिक्स का कितने होंगे? अगर हम इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को भी शामिल करें तो इसमें टोटल हार्मोनिक्स कितने होंगे? 10 1 मैम। नहीं, टोटल हार्मोनिक्स 1 तो नहीं हो सकते। टोटल टोटल हार्मोनिक्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करके टोटल हार्मोनिक्स हमारे पास बनेंगे, वो होंगे n = 10। और वो हम कैसे बना सकते हैं कि एक तो हमारे पास यही सिग्नल आ गया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल हमारे पास क्या होगा 4 पाई बाय 10, और उसके बाद अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगी 6 पाई बाय 10, 1 2 3, और उसके बाद लास्ट क्या होगा, चलो हम इसको कंटिन्यू करके लास्ट लिखते हैं 20 पाई बाय 10 20 पाई बाय 10 या फिर 2 पाई। ठीक है, अच्छा अब ये जो हम लोगों ने, चूंकि हम लोगों ने k = 1 से स्टार्ट करके k = 10 तक अपने हार्मोनिक्स लेकर आए हैं, तो ये किस फंडामेंटल रेंज में लाई कर रहे हैं? मतलब अगर हम इनको प्लॉट करना चाहें इस एक्सिस के ऊपर, तो पहला हार्मोनिक कहाँ पे आएगा और लास्ट कहाँ पे आएगा? पहला कहाँ पे आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? या मुझे n भी लिखना चाहिए हर एक के साथ। 2 पाई बाय 10 है ना इसकी फ्रीक्वेंसी। तो पाई बाय 5 पे मुझे पहला कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, और इसी तरह आखिरी कहाँ मिलेगा? 2 पाई। ठीक है, तो पाई बाय 5 से लेकर 2 पाई तक ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये कंपोनेंट यहाँ पे आके प्लॉट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे आके प्लॉट होगा। लेकिन अगर मुझे अपनी ये सारे के सारे जो हार्मोनिक्स हैं वो प्लॉट करने हो मेरी प्रेफर्ड प्रिंसिपल रेंज में, जो कि -पाई से पाई है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? क्या हाल है आप लोगों का कि हार्मोनिक्स को इस रेंज में प्लॉट करने के लिए क्या किया जा सकता है? मैम नेगेटिव कंपोनेंट्स भी इनके लेते जाएंगे साथ साथ। नेगेटिव कंपोनेंट लेते जाएं, एग्जैक्टली। हम k = 1 की बजाय k = -5 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। k = -5 पर जब हम करेंगे तो हमारे पास पहला कंपोनेंट क्या आएगा 2 पाई बाय 10 -5n, which will be equivalent to cos -5n। ठीक है, अगर k = 5 से शुरू करते हैं तो मुझे लास्ट कोफिशिएंट या लास्ट कंपोनेंट किस k पे मिलेगा? अगर मेरा पहला, मैं इसके पर प्लॉट करती हूँ तो लास्ट किस पे मिलेगा मुझे? पाई पे मिलेगा मैम। नहीं, पाई पे नहीं, पाई से जरा सा पहले k = 4 पे, ये मेरा 10th हार्मोनिक यस होगा, मैम, यस मैम। ठीक है। k = -5 से अगर मैं शुरू करूँ
तो k इज इक्वल टू 4 पे मेरा आखिरी हार्मोनिक मुझे मिलेगा। तो अब ये जो सारे के सारे हार्मोनिक्स होंगे ये मेरी प्रेफर्ड प्रिंसिपल रेंज यानी कि -π से π के दरमियान लाई करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब वापस मैं आपको दिखाना चाहूँगी पीपीटी स्लाइड्स, तो उसमें 2 स्लाइड्स को देख के फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ऑब्टेन करना होता है किसी भी एनालॉग सिग्नल से, यानी कि जो कि टाइम में भी कंटिन्यूस हो, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम उसे एक सैम्पलर से गुजारते हैं। ठीक है, सैम्पलर से गुजारने का मतलब ये है कि इस स्विच को क्लोज किया जाता है फॉर कैपिटल T सेकेंड्स। ठीक है, और उसके बाद उस स्विच को जब ऑन करते हैं तो उस वक्त एनालॉग सिग्नल की जो भी वैल्यू होती है वो कैप्चर हो जाती है। इसलिए अगर आप ये वाली क्वेश्चन देखो जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैं ट्राई करती हूँ कि यहाँ पे लिखूँ इस तरह से कि आपको नजर आ जाए कि x ऑफ t से हम जाना चाह रहे हैं x ऑफ n तक। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है वो ये कि हम t को इक्वेट करते हैं nt से। इसका मतलब ये है कि t कैपिटल T एक टाइम ड्यूरेशन है, और अब हम जो t की वैल्यूज लेंगे वो बेसिकली अगर हम इसको फॉलो करें तो 0t, 1t, 2t, 3t एंड सो ऑन, इन इंस्टेंट्स के ऊपर x ऑफ t की वैल्यू उठाई जाएगी। तो अब हमारे पास जो सिग्नल है वो एनालॉग से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, अब कैपिटल T हमारी मर्जी के मुताबिक कुछ भी हो सकता है, बल्कि इसी पे हमें अभी हम लोगों ने बात कर रही है कि कैपिटल T क्या होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आइए, ये मतलब मेरा अंदाजा है कि इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप लोगों ने पहले देखी होगी। ओके, आगे चलें। यस ओके, अच्छा, अब मसलन अब हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो, हाँ जी किसी का कोई सवाल है? अच्छा जी, अब हम एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक एनालॉग एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज हम उसको 3 मुख्तलिफ सैम्पलर से गुजारते हैं। ठीक है, मसलन हम लोगों ने इसको एक ऐसे सैम्पलर से गुजारा जो कि 0.6 to 5 सेकंड्स क्लोज रहने के बाद एक पॉइंट या एक वैल्यू पिक करता है इस सिग्नल की। ठीक है, तो इस सूरत हाल में हमें ये जो, अगर आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहे हो तो हमें ये सिग्नल जो है वो ऑब्टेन होता है। मसलन हमें ये वाली वैल्यू मिली, उसके बाद जो सिग्नल है या जो स्विच है वो 0.6 to 5 सेकंड्स के लिए क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, फिर स्विच क्लोज हो गया 0.6 to 5 सेकंड्स के लिए, उसके बाद हमें ये वाली वैल्यू मिली एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सिग्नल को एक ऐसे सैम्पलर से गुजारें जो कि 0.5 सेकंड्स के लिए क्लोज होता है और फिर उसके बाद ओपन होता है, तो हमें ये सारे सैम्पल्स मिलेंगे जो यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट्स के साथ नजर आ रहे हैं। इसी तरह से एक सैम्पलर जो कि 0.25 सेकंड के लिए अपना स्विच क्लोज करता हो वो हमें इस तरह के सैंपल्स देगा। इसका मतलब ये है कि कैपिटल T को चेंज करने से हमारे पास जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो हमें चेंज्ड मिलता है। ठीक है, तो वी नीड टू डिसाइड कि कैपिटल T हमें क्या रखना चाहिए। और इसी तरह से ये दोनों मुख्तलिफ, अपेरेंटली दोनों मुख्तलिफ साइन वेव्स हैं। ठीक है, इनको जब हम एक ऐसे सैम्पलर से गुजारते हैं कि जो कि फिक्स्ड है कैपिटल T इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो आप देखो कि ये थोड़ी सी इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऊपर एनालॉग सिग्नल भी बनाया हुआ ताकि नजर आए कि ये जो नीली लाइंस है ना, वर्टिकल लाइंस, ये बेसिकली हमें इस सैम्पलर की आउटपुट मिली है। तो ये दोनों सिग्नल्स जब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से, उस वक्त ये दोनों पैरेंटली डिफरेंट लग रहे थे, लेकिन सैम्पलर से गुजरने के बाद इन्होंने जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया अगर आप नोट करो तो वो बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चीज आप लोगों को समझ आई है मैंने क्या बताई है? नो मैम। मैम मतलब इसका मतलब ये है अच्छा, ओके, ये चीज समझ आई थी कि मैंने क्या बताई थी? यस मैम। ओके, यस मैम, यस से गुजर के डिस्क्रीट बन रहा है। क्या नहीं बन रहा? सॉरी, अच्छा चलो, मैम
जी बोलिए। यस मैम, एनालॉग सिग्नल को हम सैंपल से पास कर रहे हैं और वो फिर डिस्क्रीट सिग्नल बन रहे हैं जी आफ्टर सर्टेन हाँ, यहाँ पर जो एग्जांपल प्रेजेंट हुई थी ना वो ये थी कि एक सिग्नल को हम 3 मुख्तलिफ सैम्पलर से गुजार रहे हैं तो हमें 3 मुख्तलिफ सिग्नल्स मिल रहे हैं। ठीक हो गया? यस उन 3 मुख्तलिफ सैम्पल्स कैसे? क्योंकि उनके सबका जो स्विचिंग टाइम है वो डिफरेंट है। और यहाँ पर हम 2 मुख्तलिफ, मतलब मुख्तलिफ से मुराद ये है कि कंटिन्यूस टाइम डोमेन में जब हम इनको देखें तो इनकी फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमें ये दोनों सिग्नल्स डिफरेंट लग रहे हैं। इनको जब हम एक ही सैम्पलर से गुजार रहे हैं t = 1 सेकेंड, तो अगर हम आउटपुट में देखें तो हमें इन दोनों से मिलने वाले जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं वो सिमिलर मिलते हैं। ठीक है? तो बताना मैं ये चाह रही हूँ कि सैम्पलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हमें कैपिटल T बहुत केयरफुली जो है वो चूज करना पड़ता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि कैपिटल T हम किस तरह से चूज कर सकते हैं या किस तरह से हमें चूज करना चाहिए। जो है वो इनपुट है और राइट साइड हमारे पास आउटपुट है। जी मैं इसको दोबारा से चाबू खोल के दिखाती हूँ। लेट मी शो इट। ये हमारे पास यानी कि लेफ्ट साइड पे इनपुट सिग्नल है जो कि कंटिन्यूस टाइम में है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, जो जिस तरह मैटलैब में हम जो स्टेम प्लॉट करते हैं, ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आउटपुट पे आया है। ये ऊपर रेफरेंस के लिए वो वापस वही सिग्नल बनाया हुआ है जस्ट टू सी के हमें ये वैल्यूज किस तरह से मिली हैं। ठीक है मैम, कैपिटल T को हम जितना कम करते जाएंगे उतने ज्यादा सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं। कैपिटल T को हम जितना कम करेंगे उतने कम सैंपल्स हमें मिलेंगे। यस, लेकिन जो हमारा इसमें सवाल है ना, मतलब ये दोनों स्लाइड्स दिखाने का, एक मैंने आपको स्लाइड ये दिखाई थी और एक स्लाइड मैंने आपको ये दिखाई थी। ये स्लाइड दिखाने का मकसद ये था कि हमें मतलब हमें कैसे पता चले कि हम लोगों ने कैपिटल T क्या चूज करना है। ठीक हो गया? ये तो हम लोगों ने यहाँ पर तो हम कैपिटल T को रिड्यूस करते जा रहे हैं और हमें नजर आता जा रहा है कि सैंपल्स जो हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन कोई T की कोई फॉर्मूले से कोई वैल्यू हमें पता चलनी चाहिए ना, ताकि हम किसी भी सिग्नल को देखकर उसका कैपिटल T डिसाइड कर सकें। राइट? हम ये नहीं इसका कर मतलब सकते। ये है कि टाइम पीरियड हम जितना डिक्रीज करते हैं इतना सैम्पलिंग जो है इसके दरमियान ड्यूरेशन जो है वो कम होता जाएगा। बिल्कुल ये बात है। अच्छा, जो कैपिटल T है ना, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये सैम्पलिंग टाइम है। ठीक है? सैम्पलिंग टाइम का मतलब ये है कि जो दो वैल्यूज हम लोगों ने उठाई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की, तो उनके दरमियान टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। ठीक है? मतलब एक वैल्यू उठाने के बाद वो स्विच कितनी देर तक क्लोज रहेगा और मजीद कोई वैल्यू नहीं उठाएगा। ये कैपिटल T वो चीज है। तो इन दोनों साइड को दिखाने का मकसद ये था कि हम अपना कैपिटल T कैसे डिसाइड करें जब हम लोगों ने किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें कैपिटल T चाहिए होता है। वो हम कैसे डिसाइड करें, अभी हम जरा इस चीज को देखने लगे हैं। यहाँ तो कोई सवाल है? कोई सवाल है किसी का? मैम एक क्वेश्चन है। जी बताइए। मैम इसका मतलब ये है कि जितना सैम्पलिंग टाइम हमारे पास कम होगा और जी प्लॉट और जो प्लॉटिंग ऑफ सैंपल्स होगी वो उतनी ज्यादा होगी। जिस तरह हम उतने लोगों हमें ने वो जो आउटपुट पे जी डिस्क्रीट टाइम सैंपल्स मिलेंगे। यस, ठीक है, ठीक ठीक हो है। गया। अच्छा जी, और मैम किसी का सवाल? मैम ये वो नेक्विस्ट थ्योरम वाली बात नहीं चल रही मैम? कौन सा थ्योरम वाली? मैम वो जो नाइक्विस्ट थ्योरम हाँ होता जी, है। हम उसी की तरफ जाने लगे हैं। उससे पहले तो हम नाइक्विस्ट थ्योरम पे जाने से पहले हम लोगों ने एक मसला यहाँ प्रेजेंट किया है ना, कि हमें मतलब एक पहले हम लोगों ने एक सिग्नल को मुख्तलिफ सैम्पलर से गुजारा, फिर हमने मुख्तलिफ सिग्नल्स को एक ही सैम्पलर से गुजारा और हमने रिजल्ट देखे, तो वो रिजल्ट थोड़ी कंफ्यूजिंग थे। हमें इन रिजल्ट्स को देखकर नहीं ये समझ नहीं आ रहा कि हमें अपना कैपिटल T कैसे चूज करना चाहिए। ठीक है? कि लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास अगेन इसी स्लाइड को अगर हम देखें कि अगर एक ही सिग्नल गिवन है तो उसको किस सैम्पलर से गुजारें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, या फिर और ये हमें पता चला कि या फिर अगर मुख्तलिफ सिग्नल्स हो तो क्या हम उनको एक सैम्पलर से गुजार सकते हैं। तो हमें इसको देख के पता चल रहा है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम जो है वो पोस्ट की है कि
किसी भी सिग्नल को देखकर कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि उसके लिए ऑप्टिमल या बेस्ट सैम्पलिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन देखने के लिए मुझे थोड़ी सी यहाँ पे राइटिंग करनी पड़ेगी। लेट मी इंक्रीज द स्क्रीन साइज। अच्छा, हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल कोसाइन सिग्नल इस इक्वेशन के साथ प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसमें कैपिटल ओमेगा ए इसकी रेडियल फ्रीक्वेंसी है। लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने चूंकि इस स्मॉल टी को कंटिन्यूस डिस्क्रीट बनाना है, तो हम इसको इस तरह से यूज करते हैं कि टी को इक्वेट करते हैं एन टी के बराबर। एन टी का मतलब ये है कि हम कैपिटल टी सेकंड्स वेट करके नेक्स्ट सैंपल उठाएंगे। इसमें एन हमेशा इंटेग्रल वैल्यूज लेता है। ठीक है, हम कैपिटल टी सेकंड्स वेट करेंगे और फिर नेक्स्ट सैंपल उठाएंगे एंड सो ऑन। ठीक हो गया, और इसको हम t इज इक्वल टू 1/fs भी कह सकते हैं। अच्छा, तो जब हम लोगों ने बेसिकली वेट कर करके सैंपल्स उठाने हैं, तो हमारा ये जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था वो अब एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन चुका है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सिग्नल्स अब इक्विवेलेंट है। cos 2π fa और t की जगह अब हम लिखेंगे n/fs। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जनरली एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिफाइन किया जाता है इस तरह से। ठीक है, ये एक जनरल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, और ये जो ऊपर वाला डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ने कन्वर्ट करके आया है। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब हम इनके आर्ग्यूमेंट्स कंपेयर करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स यानी कि कोसाइन के साथ ब्रैकेट्स में जो भी चीज़ है उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब इनके जब आर्ग्यूमेंट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल हैं, तो हम इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आगे बेसिकली दो रिजल्ट्स हैं जो कि हम डिड्यूस कर सकते हैं। एक तो अगर हम 2π को दोनों तरफ से कैंसिल करते हैं तो एक रिजल्ट जो हमें मिलता है दैट इज गिवन बाय दिस। क्योंकि ये दोनों रिजल्ट आगे बहुत इस्तेमाल होंगे, तो इसलिए इनको अब अभी आप नोट भी कर लो और याद भी आपने रखना है। और ओमेगा को हम ऐसे कह सकते हैं। अब ये जो कैपिटल टी है अगेन ये सैम्पलिंग टाइम है जो हम लोगों ने यहाँ पे शुरू में सेलेक्ट किया था कि कितने टाइम के लिए स्विच को क्लोज करना है। ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन के साथ रिलेट होती है। ठीक है, इसी तरह से इनकी जो रेडियल फ्रीक्वेंसीज हैं, इसी तरह से उनकी जो लीनियर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको इस रिलेशनशिप के साथ एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक हो गया, अब यहाँ से आगे अब हमें t के लिए इक्वेशन मिल सकती है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा at। मैम इसको एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट पार्ट तो समझ आ गई है। ये कैसे आया, ये सवाल है आपका? अच्छा यस, अच्छा, ये हमारे पास यहाँ से आया। ये जो चीज है इसको मैं ओमेगा एन भी कह सकती हूँ ना। यस मैम। ठीक है, इस सारी चीज को अब ओमेगा एन को जरा आप कंपेयर करो इस चीज के साथ। मतलब ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π fa/fs। अब आई एम सॉरी, अच्छा अगेन चलो, मैंने क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा था, मैंने इस चीज को ओमेगा एन के बराबर लिखा। ठीक है, अब मैंने इसको और इस चीज को इक्वेट किया है, तो मतलब एन को अगर मैं दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास ओमेगा ये बच जाएगा। ठीक हो गया, और अब ये चीज मुझे ऑलरेडी पता है ना कि क्या है, ये ओमेगा a/fs, या फिर मैं इसको ओमेगा a मल्टीप्लाई बाय टी भी कह सकती हूँ, ये चीज। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये वाली जो दोनों इक्वेशंस हैं
Then 2 pi FA is omega A. जी Yes, 2 ma'am. pi And f n is divided by f is C. Fine, ma'am. Yes. ठीक है Yes, ma'am. ओके अच्छा अब हमारे पास ओके ये रिलेशनशिप हमारे पास है और ये भी रिलेशनशिप हमारे पास है। अब आप लोगों ने मुझे बताना ये है कि हमारे पास जो ओमेगा की फंडामेंटल रेंज है वो है -पाई से लेकर पाई तक, ठीक है। अब आप लोगों ने करना यूं है कि सबसे पहले एक जो ओमेगा को आप इक्वेट करो -पाई के बराबर, और फिर आपने वो मुझे बताना है कि इस सूरत हाल में एफ ए क्या आता है, और फिर ओमेगा को आपने इक्वेट करना है पाई से, और फिर आपने मुझे बताना है कि एफ ए यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। तो प्लीज मैं अब आपके जवाब का इंतजार करूंगी। हम जानना ये चाह रहे हैं कि चूंकि हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फंडामेंटल रेंज ये होती है, ठीक है, तो हम अपने एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या पाबंदी लगाएं ताकि हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इसी रेंज में मिले, ठीक है। समझ रहा है प्रॉब्लम? मैम दोबारा बता दें, नहीं समझ आया। जी हम करने ये लगे हैं। हाँ मैम। अच्छा पहले ये हम सारा कुछ जो कर रहे हैं ना, ये जो हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से लिया था, यहाँ से स्टार्ट लिया था, और हम लोगों ने एक क्वेश्चन पोस्ट किया है। ये हम सारा कुछ कर इसलिए रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि कैपिटल टी क्या होना चाहिए। कैपिटल टी इज नॉट द टाइम पीरियड, इट इज सैम्पलिंग टाइम, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया था, फिर हम लोगों ने एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की जेनेरिक इक्वेशन लिखी, नीचे हम लोगों ने, चूंकि दोनों इक्विवेलेंट है ना, बिकॉज इनके लेफ्ट हैंड साइड दोनों x ऑफ n के बराबर हैं, इसका मतलब ये कि राइट हैंड साइड्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इनके आर्ग्यूमेंट्स को इक्वेट किया, ठीक है। और यहाँ से इस आर्ग्यूमेंट को देखते हुए हम लोगों ने ये दो इक्वेशंस लिख ली। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am, Yes. f की वैल्यू एट -1/2t आती है। अच्छा मैं जवाब पे बाद में आती हूँ। अब मैं जानना ये चाह रही हूँ कि मुझे ओमेगा का, तो मुझे कन्वर्जन के बाद ओमेगा इस रेंज में चाहिए, स्मॉल ओमेगा, ठीक है। जिस वक्त हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जाएंगे तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि स्मॉल ओमेगा इस रेंज में हो। तो मैं जानना ये चाहती हूँ कि उस सूरत हाल में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या पाबंदी लगे, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी किस रेंज में हो, सो दैट मुझे ओमेगा इस रेंज में मिले। अब क्लियर है? हाँ जी हमसा, प्रॉब्ली आप सवाल कर रहे थे, क्लियर है आपके मैंने क्या बोला है? मैम मेरी स्क्रीन लड़ रही है मैम, मुझे नजर नहीं आ रहा मैम आप क्या लिख रही हैं। नजर नहीं आ रहा? इस वक्त नजर आ रहा है कि नहीं? सारी आप पर कुछ लिख रही है वो नजर नहीं आ रहा। तो आप मुझे पहले बताओ ना, अब इस वक्त क्लियर है? जी हमसा। मैम अब ठीक है, चल रही है। अच्छा आपने ये चीज देखी थी जो मैंने बताई थी? मैम क्वेश्चन की समझ आ गई है मैम। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ओके यस मैम। ठीक है। अगर किसी को नहीं आए तो मैं उसके लिए दफा दोबारा बता दूं कि जब हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जाना है तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा इस रेंज में मुझे मिले। तो इस रेंज में मिलने के लिए मैं अपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या पाबंदी लगाऊंगी? मेरी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सो दैट कि मेरे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी -पाई से पाई के दरमियान रहे, ठीक है। सवाल ये है। तो अब चूंकि रेंज है ना, एक -पाई उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, पाई उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो ओमेगा को पहले मैंने -पाई रखा। यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि एफ ए क्या, मुझे एफ ए की वैल्यू क्या होगी, फिर ओमेगा को पाई रख के मैं जानना चाहूंगी कि एफ ए की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी अब किसी ने मुझे जवाब ये दिया था एक्चुअली कि एफ ए क्या होगा। f is equals to -1/2t. At -pi, at pi it is f is equals to 1/2t, to capital T, that is sampling time. कुछ इस तरह की चीज आई है? यस मैम इस तरह की आ रही है -fs/2।
ओके और पाई पे एफ एस ये बाई 2 आता है। आपके सवाल में बल्कि यानी आपके जवाब में पाई 2-3 दफा आया था। आई डोंट थिंक कि पाई आता है उसमें। मेरे पास बहरहाल ये आंसर आया, आप प्लीज इसको चेक करो कि पाई क्यों आपका आ रहा है। पाई शुड नॉट बी देयर। अच्छा मैम यही आ रहा है। ओके दैट्स गुड। अच्छा हम लोगों ने नतीजा ये निकाला कि अगर हमारा ओमेगा हमें इस रेंज में चाहिए। अच्छा इज इट विजिबल टू एवरीवन हमजा यस मैम, यस मैम। और बाकी लोग ये नजर आ रहा है? यस मैम नजर आ रहा है। यस अच्छा मैम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त नजर नहीं आए ना तो आप लोग प्लीज मुझे वहीं पे स्टॉप करके बताओ, क्योंकि अगर आपका एक दफा मतलब फ्लो खत्म हो गया तो फिर आगे बाकी लेक्चर समझ नहीं आएगा। मैंने अच्छा 3-4 जी बार अगर हम अब डिस्क्रीट जा टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में चाहते हैं तो हमें एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में रखनी होगी। ठीक है अब हम जरा इस चीज को देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि एफ ए मस्ट बी लेस देन एफ एस बाई 2, यानी कि एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन 2 एफ ए। या फिर हम इसको सैम्पलिंग टाइम के लिहाज से कैसे बता सकते हैं? मैम 1/2 TS या T। 1/t को लेट मी सी कि क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि नहीं। समथिंग लाइक दैट, इज इट करेक्ट? यस इट इज आई थिंक। ठीक है तो सैम्पलिंग टाइम जो है ना वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है मेरी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की ऊपर। ठीक हो गया? मैम ये रिपीट कीजिएगा, ये क्या कहा आपने? मैंने कहा है कि जो सैम्पलिंग टाइम मुझे चूज करना है इट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ माय कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो हम लोगों ने वो जो स्लाइड्स में देखा था ना कि हम मुख्तलिफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को एक ही सैम्पलर से गुजार रहे थे। जी बिल्कुल। वो गलत था, हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें सैम्पलिंग टाइम को चूज करना है अकॉर्डिंग टू आवर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। सही है। ठीक है मसलन इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं। अज्यूम ही करते हैं कि हमारे पास दो सिग्नल्स हैं जिसमें x1t डिफाइंड है इस तरह से और x2t डिफाइंड है इस तरह से। ठीक है और इनकी हम सैम्पलिंग करते हैं, इनको एक ही सैम्पलर से गुजारते हैं सच दैट की जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्विवेलेंट टू 40 हर्ट्ज। अब आप लोगों ने मुझे पहले लिखवाना है x1n का एक्सप्रेशन, ठीक है, और फिर x2n का। तो आप लोग प्लीज जरा इसको अपने पास सॉल्व करो और मुझे x1n का एक्सप्रेशन लिखवाओ। अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो। मैं ये नहीं चाह रही कि आप बिल्कुल मतलब बैठे रहो काम ना करो। अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताना है कि आप लोगों ने। मैम आप बता दो। अच्छा हम लोगों ने इस सिग्नल को एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है। ठीक है तो हमारे पास ये तो आगे इसकी फ्रीक्वेंसी और t की जगह हम लिखेंगे nt या n अपॉन fs। इज दैट करेक्ट? अब हो जाएगा? यस मैम हो जाएगा। अच्छा जी अब मैम बताइए x1 x1n क्या आता है? जी ये आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? fs की जगह जब हम 40 डालेंगे ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? cos pi n by 10 मैम पाई बाय 2 है। cos pi पाई बाय 2n। ठीक है
अच्छा, अब चूंकि आपको पता चल गया कि मैंने x1t से x1n पे कैसे कन्वर्ट किया, अब आप x2t को जरा एक्सटेंड करके यहाँ पर क्या आएगा? मैम 5π/2n 5π/2n। और अगर हम इसे थोड़ा क्लोजली देखें तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट है π/2 प्लस 2πn के। इसका मतलब ये है कि x1n और x2n को जिस वक्त प्लॉट किया जाएगा, x1n बराबर है cos π/2n के और x2n इक्विवेलेंट है π/2 प्लस 2π, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है ये π/2 प्लस 2π के बराबर इसको हम लिख सकते हैं, π/2 को और साथ n। तो ये दोनों सिग्नल्स प्लॉट होने के बाद एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी माइट भी x1t के लिए तो ठीक थी, लेकिन x2t के लिए ये ठीक नहीं थी, क्योंकि इसने इसको जिस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, देखो ना, ये वैसे भी -π से π की रेंज में आती ही नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये -π से π की रेंज में आ रही है, ये -π से π की रेंज में नहीं आ रही, जिसका मतलब ये है कि इसकी सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट नहीं है। इट शुड बी मच ग्रेटर देन दिस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, चूंकि हम लोगों ने पहले थोड़ा सा ये देखा है, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन हम लोगों ने इवेल्युएट किया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस तरह x2t के लिए किस तरह की कितनी फ्रीक्वेंसी, एटलीस्ट कितनी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है? मैम 100 हर्ट्ज एटलीस्ट, यस। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारे पास ये होते हैं ना सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, यानी कि ये कोसाइन और साइंस, इसमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब आप लोगों ने इस एक ये रिलेशनशिप पढ़ा होगा कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे फिलहाल एफ लिख रही हूँ, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? यस मैम, पढ़ा हुआ। ठीक है ना, हमारे पास जब ये होते हैं ना साइनोसॉइडल सिग्नल्स, इधर प्रॉब्ली यू आता है, साइनोसॉइडल सिग्नल्स जिसमें साइन और कोसाइन दोनों शामिल हैं, इसमें ये इक्वालिटी नहीं आती, इसमें fs मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2fa। यानी कि साइनोसॉइडल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, बेशक साइन हो या कोसाइन हो, तो उसमें ये इक्वालिटी नहीं होती, इसमें fs मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2fa। लेकिन अगर हमारे पास कोई मल्टी फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, कोई पूरा मतलब एक बैंडविड्थ है सिग्नल्स की, तो उसमें हम ये वाली चीज कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर fa आप लिख लो या f max लिख लो, मतलब f max का मतलब ये होगा कि कुछ f max से नीचे भी कोई फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, जब हमने fa कह दिया उसका मतलब ये है कि उस सिग्नल में एक ही फ्रीक्वेंसी है, विच इज fa, एनालॉग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन f max का मतलब है कि हमें समझ आ रही है कि उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज f max से कम भी होंगी। तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में जो ना ये इक्वालिटी ये होल्ड करती है, लेकिन ये इक्वालिटी साइनोसॉइडल सिग्नल्स के लिए होल्ड नहीं करती। ओके, अच्छा जी, अब हम ज़रा वापस जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 1 वो ख़त्म हो गया है, और मैं टाइम टू टाइम मतलब यहाँ हर चैप्टर को ख़त्म होने के बाद उसमें जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं या जो टॉपिक्स पढ़े हैं ना, वो टीम्स के ऊपर अपलोड कर दूंगी, ताकि फिर आप लोगों को एट दी एंड ये मसला ना हो कि हमने किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ा है। वो फिर आपके पास मतलब हर चैप्टर के ख़त्म होने के साथ साथ ये आता जाएगा, उसके ऊपर अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ इन ये 4-5 स्लाइड्स हैं, थोड़ी देखते हैं कि हम इसको कितना क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं। एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की हम जब बात करते हैं तो बेसिकली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मीन्स द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच वी टर्म एज n। जब हम n कहते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि अब हम देख के रहे हैं कि सैंपल नंबर 1 सैंपल नंबर 2 इन दोनों के दरमियान टाइम डिफरेंस कितना है, वी यूजुअली डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, अब हमारा सिस्टम अगर कोई बहुत फास्ट पेस सिस्टम है तो इसका मतलब ये है कि जो सैंपल्स थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगे, कोई थोड़ा स्लो पेस सिस्टम है या बहुत टेक्निकली एडवांस सिस्टम नहीं है तो टाइम ड्यूरेशन उनके दरमियान थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इनफैक्ट टाइम ड्यूरेशन है कितना
उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिंपली उन सैम्पल को सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3 एंड सो ऑन कॉल करते हैं। x0 का मतलब ये है कि ये सैम्पल जो है वो n = 0 के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होगा। अच्छा जी, अब सिग्नल को डिफाइन करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मसलन एक तो ये है कि हम xn की मुख्तलिफ वैल्यूज़ इस तरह से बताएं, ठीक है, या फिर उसकी एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो सकती है। एक बहुत जनरल रिप्रेजेंटेशन मतलब इक्वेशन के थ्रू भी हम इसको लिख सकते हैं, और उसके अलावा एक और बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली प्रेजेंटेशन है जिसको सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और वो हम इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, ये जो एरो यहाँ पे लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? n = 0। ये वाला जो सैंपल है ना जिसकी वैल्यू 0 है, इसकी लोकेशन n = 0 है, ठीक है। अब ये वाला जो सैंपल है ये n = 1 पे है, ये n = 2 पे है, एंड सो ऑन। तो एरो का आप लोगों ने जरा हाथ से ख्याल रखना है। एरो का मतलब ये है कि ये वाला सैंपल n = 0 या ओरिजिन के ऊपर लोकेटेड है। अगर इंस्टेड मैं इसको जरा आपको जरा कैपिटल करके दिखाऊं, अगर हमारे पास x of n डिफाइंड हो इस तरह से, यहाँ पर कोई एरो नहीं लगा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट हमें अज्यूम करते हैं कि ये जो पहला सैंपल है ये n = 0 के ऊपर होगा, ठीक है। अगर कोई एरो डिफाइंड ना हो तो हम पहले सैंपल को n = 0 के ऊपर अज्यूम करते हैं, ठीक है। अदरवाइज एरो की लोकेशन से हम n = 0 यानी ओरिजिन पे जो सैंपल है उसका अंदाजा लगाते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अच्छा ये दो सिग्नल्स आप लोगों के लिए उम्मीद है कि नए नहीं होंगे। एक यूनिट सैंपल सीक्वेंस या यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस, ठीक है। ये डेल एन का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही जगह पे सिग्नल हमें मिलेगा जो कि n = 0 है, उसके अलावा सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से यूनिट स्टेप सीक्वेंस जिसमें 0 से ऑनवर्ड्स सिग्नल ने एग्जिस्ट करना ही करना है। जब हम यूनिट की बात कर देते हैं उसका मतलब ये है कि इसका एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम है वो 1 होगा। अगर हम कहें कि सिंपली स्टेप सिग्नल का मतलब ये होगा कि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी नॉन यूनिटी। उसके अलावा हाँ, ये जो चीज़ मैंने आप लोगों से वो आप लोगों को दिखाई थी कि there is a difference between real exponential signal and complex exponential signal. Real exponential signal को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसमें ये जो ये अल्फा है ना, इस मतलब आप अल्फा को कुछ भी कह सकते हो, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसकी पावर एक रियल नंबर होता है। इट मे बी इंटेग्रल, इट मे नॉट बी इंटेग्रल, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे n इसलिए लिखा है बिकॉज हम n तो इस एक्सप्रेशन में आएगा ही, लेकिन उसके साथ कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी हो सकता है। तो ये एक रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जो कि फिजिकली रियलाइजेबल है, हम इसको जनरेट कर सकते हैं, हम इसको एक्चुअली देख भी सकते हैं। लेकिन हम जब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की बात करते हैं तो उसमें अगर आप देखो तो अल्फा की जगह e⁻j⍵ लिखा गया है। अब यहाँ पर पावर में जब j इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब ये है कि ये है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये फिजिकली रियलाइजेबल नहीं है। बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम इस तरह से एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली आप इस सिग्नल को देख नहीं सकते, जनरेट नहीं कर सकते, ये रियलाइजेबल नहीं है। लेकिन ये ऐसे बहुत सारी फिनोमिनाज जहाँ पर सिग्नल की वैल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करती हो, उनको डिफाइन करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये आप लोगों ने ट्राई करना है कि अगर आप अल्फा की जगह ये चीज़ मतलब अभी तो मैंने अल्फा की जगह e⁻j⍵ लिखा, लेकिन अगर अल्फा की जगह e⁻σ+j⍵ लिखा जाए तो आपको x of n क्या मिलेगा, ये आप लोगों ने ट्राई करना है। और अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। हाँ जी, चूंकि इसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें आ रही हैं तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल पूछना है आप लोगों ने? मैम अल्फा की जगह क्या लिख के चेक करूँ? मैं ये बताऊं कि मैंने आपसे भी थोड़ी पहले क्या कहा था, क्या करने के लिए कहा था, ये मैं एक्सप्लेन करूं? यस जी, अल्फा की जगह यहाँ पे e⁻j⍵ लिखा है ना हमने, तो इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम इस तरह से लिख सकते हैं
ये समझ आती है कि कैसे लिखा है? यस ओके अच्छा, लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू इंस्टेड ये हो e raised to power सिग्मा प्लस j ओमेगा, तो फिर x ऑफ n का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा? आप लोगों ने ये ट्राई करना है। सवाल ये मैंने बताया था। ओके मैम, थैंक ओके अच्छा जी, अब मैम हमारे पास हाँ जी मैम ये फर्स्ट जो इम्प्रेशन है ये वाला इसमें ई की पावर j ओमेगा, जी तो इस ये तो इमेजिनरी पार्ट है ओनली, ई की पावर नहीं, नॉट क्योंकि यहाँ नेसेसरीली, पे नॉट नेसेसरीली। अच्छा या एक अच्छा, आप सवाल पूरा कीजिए, मैं फिर इसका जवाब देती हूँ। आप सवाल पूरा करें। हाँ जी, सवाल पूरा करें। मैम यहाँ पे अगर ई की पावर सिग्मा प्लस j ओमेगा आता है तो अल्फा की वैल्यू, तो हमारे साथ ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और अगर हमारे साथ ई की पावर j ओमेगा आ जाए तो मैम ये है तो हमारे साथ आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ एंड पे बहुत रिड्यूस हो गई थी। मैं यहाँ तक समझ पाई हूँ कि अगर e रेज़्ड टू पावर सिग्मा प्लस j ओमेगा आएगा तो उसके बाद तो ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल बन जाता है। नहीं, और अगर कॉम्प्लेक्स तो मैं ऊपर भी है, कॉम्प्लेक्स तो ऊपर भी है। नहीं मैम, यहाँ पे तो यह सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ई की पावर j ओमेगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ मैं आपका सवाल पूरा सुनने से पहले ना थोड़ी सी आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। और मुझे इसका ज़रा साइज इंक्रीज करने दो ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने जो सवाल पूछा है उसमें एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी सवाल कौन पूछ रहा था? आप अपना नाम बताइएगा प्लीज। सिराजुल हक। सिराज कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो ई की पावर सिग्मा प्लस j ओमेगा रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल की पावर नहीं जो नहीं है। नहीं, अब जो स्लाइड पे लिखा था ना उसको आप छोड़ दो। ए आप प्लस मुझे वैसे बी बताओ कि एटा। वो आप मुझे सिग्मा वैसे प्लस बताओ j कि ओमेगा। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के कौन से दो तरीके पढ़े हैं? मसलन बताओ, उनके नाम बताओ और प्रेजेंटेशन बताओ कैसे करते हैं। रियल प्लस j ओमेगा जो है ना वो इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट होता है अच्छा सिग्मा प्लस j चलो, ओमेगा। ओके, लेट मी राइट दिस थिंग। क्या आपने पढ़ा है कि उसकी एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होती है जो ऐसे करते हैं, या कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन? यस पढ़ा है आपने? यस यस। ओके ओके, उसके अलावा दूसरी प्रेजेंटेशन क्या होती है? पोलर। वो मैम पोलर सिग्मा रिप्रेजेंटेशन होती है इससे। पोलर फॉर्म, जिसमें हम ऐसे कह सकते हैं। अब आपको ये पता है ना कि अगर आपके पास एक्स और वाई है तो आपने आर और थीटा कैसे निकालना है, और आपको परहैप्स ये भी पता होगा कि आर और थीटा अगर आपके पास है तो आपने एक्स और वाई कैसे निकालना है। यस यस ओके। अब एक्स को क्या क्या बोलते हैं? मैम रियल पार्ट। रियल रियल पार्ट। पार्ट। और वाई को इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। आर को आर क्या चीज है, क्या क्या बुलाते हैं आर को? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट या मैग्नीट्यूड पार्ट। यस। ठीक है, और थीटा को? मैग्नीट्यूड। फेज। थीटा को फेज। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये लिखा इसलिए है सारा कुछ कि अच्छा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपके सवाल में एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। आप कह रहे थे कि ये तो सिर्फ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि इसको इमेजिनरी पार्ट कहना गलत है। ठीक है, ये जो है ना, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो आर एंगल थीटा को लिखने का एक तरीका ये भी है। नजर आ रहा है यहाँ पर? ये चीज नजर आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा यस जी, यस मैम। तो बेसिकली ये जो ई रेज़्ड टू पावर j ओमेगा है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड
1 है, बिकॉज आर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो अगर आर नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और उसका फेज या फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब इस मैग्नीट्यूड पार्ट, इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में जो उसको हम फेज कहते हैं, लेकिन जब हम इसको हेयर ओपन करेंगे तो फिर वो फ्रीक्वेंसी उसकी बन जाएगी। इसका जो अच्छा, इसको वैसे फेस, मेरा फेस कहते हैं, पोलर कहते हैं इसको, पोलर फॉर्म तो है पूरी होती है, इसको हम फेस ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो आप सबको से कहा था कि इसको हम जब चेंज इस तरह से कर रहे हैं कि इसका जो इसकी जो पावर है वो अब इस तरह की बन गई है, ठीक है सर। अब आप अपना यहाँ से सवाल जो है ना वो पूरा करो प्लीज, कि हम जब एक अल्फा को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तो उसके बाद आपका सवाल क्या था? यस, ओके मैम। जी सिराज, आपने सवाल पूरा करना है यहाँ से ऑनवर्ड्स। ठीक है मैम, अब समझ गया ये ई की पावर j ओमेगा का क्वेश्चन था इसके बारे में कि ये अच्छा, तो ओके। इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है? यस, अभी क्लियर हो गई। ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये जरूर है कि अल्फा को ये लिखकर तो फिर सॉल्व करना है कि आपके पास जब अल्फा नहीं है तो एक्सप्रेशन ये सॉरी, जब सिग्मा मिसिंग है तो आपके पास एक्सप्रेशन ये आया, लेकिन अगर सिग्मा मौजूद हो तो तब आपके पास एक्स ऑफ एन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है कि हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स किस किस तरह के हो सकते हैं। ये एक थोड़ा सा नॉट डिफिकल्ट लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो, या फिर सिग्नल जो है वो पावर सिग्नल हो। ये परहैप्स आप लोगों ने सुना जरूर होगा, लेकिन ये एनर्जी या पावर सिग्नल हमें अंदाजा कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, जो हमारे पास फिनिट टाइम ड्यूरेशन के सिग्नल्स है ना, फिनिट टाइम ड्यूरेशन का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सैंपल से शुरू होकर, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 0 से शुरू होकर n इज इक्वल टू 5 तक खत्म हो गया, ठीक है। टोटल 4-5 सैंपल्स हैं, ये टोटल 100 सैंपल्स हैं, ठीक है। या ऐसे या अगर वो कंटिन्यूस, मतलब अगर सैंपल्स बहुत ज्यादा भी हैं तो कम से कम वो डिके होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो ये मैंने दो मिसालें बनाई हुई हैं। ये पहली मिसाल एक ऐसे सिग्नल की है जिसमें हमारे पास चंद सैंपल्स हैं सिर्फ सिग्नल्स में। ये मिसाल एक ऐसे सिग्नल की है जिसमें सैंपल्स तो हमारे पास इन्फिनिट हैं, लेकिन वो टाइम के गुजरने के साथ साथ उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे दोनों सिग्नल्स एनर्जी सिग्नल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो कंप्यूट की जा सकती है, इनकी एनर्जी फिनिट होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ आई है? जी मैम। ओके। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे जिसको सिग्नल की एनर्जी ना निकालनी आती हो? अच्छा, क्योंकि मुझे जवाब नहीं आ रहा तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आप सब लोगों को सिग्नल की एनर्जी कंप्यूट करनी आती है। अच्छा, अब हम आते हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैम काइंडली एक्सप्लेन कर दें एनर्जी सिग्नल कैसे फाइंड आउट करना है। अच्छा, ओके, फिर मुझे इसको जरा इसका साइज जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, मेरे पास एक सिग्नल है, लेट मी राइट फर्स्ट इसका एक्सप्रेशन क्या होता है कि n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ऑफ n और स्क्वायर, इस तरह से कंप्यूट की जाती है एनर्जी, ठीक है। अब मेरे पास लेट सपोज के x ऑफ n इस तरह से प्लॉटेड है, ठीक है। ये -2, ये 1, लेट सपोज ये 1.5, ये भी 1.5, ठीक है। अब एनर्जी का जो सिग्नल है, मतलब उसकी जो मेन जो इक्वेशन है वो वैसे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन ये सिग्नल चूंकि इसके बाद 1 2 3 के बाद ये सारा 0 है, और इसी तरह से -3 एंड बियॉन्ड ये सारे का सारा 0 है। तो ये जो मेरे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इसमें समेशन की जो टर्म है वो मॉडिफाई होके इस तरह से लिखी जा सकती है, -2 से 3 और x ऑफ n 0। ये बात समझ आती है?
यस मैम। ठीक है, क्योंकि सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मौजूद ही नहीं है, सिग्नल सिर्फ इन सैंपल्स के ऊपर मौजूद है। तो अब मैंने क्या करना है कि सबसे पहला सैंपल जो ये यहाँ पर है -2 के ऊपर, उसको पिक करके उसको स्क्वायर करना है, प्लस उसके बाद अगला सैंपल ये वाला है -1 के ऊपर, उसको उठा के स्क्वायर किया, ये तो है जीरोस हो गए, +0 +0 प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। तो इन कंपोनेंट्स को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास कुछ एनर्जी जो है वो निकल आएगी। उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कोई ई लिख देते हैं हम, लेट्स सपोज E0, ठीक है। तो ये इतनी मेरे पास जो है वो एनर्जी आ गई, ठीक है। अच्छा, और अगर हमारे पास इंस्टेड एक इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल हो, लेकिन शर्त ये है कि वो टाइम के साथ रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सारा जीरो है, यहाँ पर इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है लेकिन ये रिड्यूस होता जा रहा है। अज्यूम हम करते हैं कि इसकी जो भी इसका जो एक्सप्रेशन है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल की एनर्जी किस तरह से निकलेगी? अब आप देखो कि फॉर्मूले में अब यहाँ ये जीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिग्नल की जो एग्जिस्टेंस है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है। ये सिग्नल का अपना एक्सप्रेशन था और उसके बाद इसकी पावर में आ गया 2n, मतलब तो स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया। इसको हम ये भी कब कर सकते हैं, ये समझ आता है मैंने कैसे किया है? यस मैम। ओके, अब आप जब इसको देखोगे ना, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा हमारे इस कोर्स में, कि अगर ये n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी मूव कर रही है और अगर r की पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 / 1 - r। लेकिन शर्त ये है कि दिस r शुड बी लेसर देन 1, क्योंकि अगर r 1 से बड़ा हो, इवन अगर r की वैल्यू 1 भी हो, तो ये जो पूरे का पूरा समय तो इन्फिनिट हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोगों ने इन्फिनिट वंस को ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये जो समेशन है ये इसके बराबर लिखी जा सकती है। तो अगर हम इस समेशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो हमारे पास ये बनता है 1 / 1 - 1/4, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो भी इसका आंसर आता है एक फिनिट वैल्यू, लेट मी कॉल इट E1 जूल्स, ठीक है। तो अगर एक इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल हो सच दैट कि उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस करते जाए टाइम के साथ, उसकी एनर्जी हम ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं। और इसी तरह से एक फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल, उसकी हम एनर्जी इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये दोनों सिग्नल्स जो हैं वो एनर्जी सिग्नल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इनफिनिट है जो कि टाइम के साथ रिड्यूस हो रहा है, उसका हमेशा मैम 1/2 होल पर n ही आएगा फॉर्मूला में। ये मैंने एक एग्जांपल ली थी, यहाँ 1/2 की जगह तो कुछ भी हो सकता है, फाइन मैम, ठीक है। मतलब ये मैंने कहा है कि ये जो लेट्स सपोज कि जो सिग्नल है मेरा इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए प्लॉट हुआ है, ठीक है। जनरली हम उसको अल्फा रेज़ टू पावर n कह सकते हैं इन जनरल। अच्छा, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है ना वो वैसे तो पावर सिग्नल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको भी समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम अपना लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल यहाँ से आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अभी तक का कोई आप लोग का सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछो। कोई चीज़ अगर आप लोगों को आज के लेक्चर में समझ नहीं आई तो हम अगले 2-3 मिनट ज़रा इस काम के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। जो मैंने पेपर्स लिखे थे, जो कॉन्फ्रेंस पेपर्स मैंने अपलोड किए थे, उनको आप लोगों ने देखा है?
यस मैम, एक बार गो थ्रू किया। ओके, क्योंकि आप लोगों ने 2 अप्रैल तक मुझे टीम्स के थ्रू, MS टीम्स के थ्रू एक सबमिशन करनी है, तो देख लेना कि आप लोग अब टाइमली उसको अपलोड कर दो। मैं इंशाल्लाह इस वीक में एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगी MS टीम्स पे, वो भी आप लोगों ने सॉल्व करेंगे। वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से कुछ मिला जुला के बनेगी। अच्छा जी, कोई आज के लेक्चर के मतलब कोई सवाल है? नो मैम। कोई सवाल नहीं है, चलो अभी छुट्टी करें। मैम जिनके ग्रुप्स नहीं बने हुए तो वो सेपरेट कर सकते हैं? जिनके ग्रुप्स नहीं बने वो सब बिल्कुल, मैंने जो पहली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपलोड की थी मैंने उसमें लिखा था कि आप अलग अकेले भी कर सकते हो और ग्रुप्स में भी कर सकते हो, तो इट्स टोटली अप टू यू। ओके। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने डेडलाइंस का ख्याल रखना है और कॉपी पेस्ट करके नहीं देना मुझे सिनॉप्सिस, थोड़ा सा अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आप लोगों ने, तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखो। बाकी अकेले करने में कोई मसला होपफुली होना नहीं चाहिए। मैम जो ग्रुप में होंगे मैम, तो वो मैम साइनॉप्सिस जो होगा वो 2 बंदे सेम साइनॉप्सिस करेंगे ना, ऑब्वियसली जो 2 ग्रुप में होंगे। एक सबमिशन होगी ना, फिर एक सबमिशन होगी। ठीक है, ठीक है, फिर मैम वो उसी में जो सबमिट होगा उसके ऊपर दूसरे बंदे का नाम मेंशन्ड होगा। जी जी। ठीक है। और कोई सवाल? चलिए, मेरा हाल है कि नहीं है। मैं ये वाली वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी, तो बाकी अगर आज का लेक्चर अगर आप लोगों को कल तक देखने का मौका मिलता है और फिर आप लोगों के कोई सवाल होते हैं तो इंशाल्लाह फिर उसे कल एड्रेस करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।